हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस सब। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो हम लोग जो टॉप 20 एमसीक्यू कर रहे हैं डेली प्रीवियस ईयर के बीपीएससी के फॉर द शिक्षक भर्ती के लिए, उसको आज फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है और उसके बाद पहले पूरा पढ़ना पड़ता है, फिर उसको एनालाइज करना पड़ता है, उसके बारे में जो अदर इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करना पड़ता है, तब पढ़ाना पड़ता है। तो थोड़ा अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे तो थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं तब और इसको बेहतरीन तरीके से लेके आऊँगा, चीज़ों को और सुधार करूँगा जो कमियाँ होंगी। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर और देखते हैं कुछ प्रमुख एमसीक्यूज। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के धर्म योग समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? आपके ऑप्शन है बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जाति, निर्धन, सर्वसाधारण वर्ग, उदार रजवाड़े। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 19th सेंचुरी में जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म हुए थे, उसमें किस वर्ग के लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था अपनी ओर? आपके ऑप्शन है बुद्धिजीवी यानी इंटेलेक्चुअल्स, नगरीय उच्च जातियाँ मतलब हायर कास्ट लेकिन अर्बन और गरीब लोग, और चौथा है रजवाड़े मतलब राजा राजाओं को। आपके ऑप्शन ये हो गए। अब इसमें जो फर्दर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन एक केवल 1 2 1 2 3 1 2 4। तो इसका सही जवाब है 1 2 3, यानी इसमें बुद्धिजीवियों को आकर्षित किया था, नगरीय उच्च जातियां भी इसमें सम्मिलित हुई थी और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग भी इसकी ओर प्रेरित हुआ था। तो इन तीन जातियों को, इन तीन वर्गों को मुख्यतः 19th सेंचुरी का जो आंदोलन हुआ था उसने आकर्षित किया था। 19th सेंचुरी के जो आंदोलन हुए थे वो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म उनको कहा जाता था। वो क्या था कि भारत का रिनेसा कहा गया। क्या कहा गया? रिनेसा ऑफ भारत, पुनर्जागरण कहा गया भारत का, जो भी आंदोलन हुए 19th सेंचुरी में। और आपको पता होगा फादर ऑफ इंडियन रिनेशन यानी भारत के पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, या राम मोहन राय को, ठीक, को फादर ऑफ इंडियन रिनेसा कहा जाता है। थोड़ा रुकिए, मैं पेन थोड़ा बहुत मोटी होगी, थोड़ा पतली। ठीक, क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी और इनके ही प्रयासों से जो है सती प्रथा क्या हुई थी? बैन हुई थी, यानी अबॉलिश किया गया था सती प्रथा को। कब? 1829 में। ठीक, सती प्रथा को इनके ही प्रयासों से बैन किया गया था और उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनका नाम था विलियम बेंटिक। तो अगर एक क्वेश्चन आता है हु इज नोन एज, किसे जाना जाता है फादर ऑफ इंडियन रिनेसा यानी भारत के पुनर्जागरण के पिता के रूप में, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय। या दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि प्रॉफिट ऑफ इंडियन रिनेसा, ठीक, तो राजा राम मोहन राय। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि राजा राम में राजा की जो उपाधि है ये किसने दी थी मोहन राय को? तो ये दी थी अकबर द्वितीय ने। अकबर सेकेंड गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन राय। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? देखिए आ गया, यही पुनर्जागरण जो हुआ था उसके पिता कौन थे? आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय जो थे वो क्या थे? भारतीय पुनर्जागरण के फादर ऑफ इंडियन रिनेसा, फादर ऑफ इंडियन रिनेसा बोला जाता था। ठीक, और देखिए जो मैंने बताया आगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक, और एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए, 1828 में इन्होंने ही किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। कौन? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की। और 1814 में किया था आत्मीय सभा की स्थापना। किसकी? आत्मीय सभा। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। तो 1814 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? पूछ रहा हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, रास बिहारी घोष। तो आपका सही जवाब है
आत्माराम पांडुरंग। क्या सही जवाब है? आत्माराम पांडुरंग। तो हुआ ये था 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किया था आत्माराम पांडुरंग ने, और वो की प्रभावित हुए थे केशव चंद्र सेन से, आचार्य केशव चंद्र सेन से। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। कहाँ पे हुई रही? तो बम्बई में भय रही भैया। और किसके द्वारा कराई गई थी या किससे प्रभावित हुए थे ये? आचार्य केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लेकर आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आया था आपका 53rd टू 55th बीपीएससी 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये कि जान लीजिए इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कि जो कास्ट सिस्टम है यानी जाति वाला प्रथा है उसको खत्म करना, विडो रिमैरिज मतलब विधवा पुनर्विवाह हो सके, स्त्रियों की शिक्षा मिल सके उसको प्रोत्साहन देना, विमेन एजुकेशन, कास्ट सिस्टम एबॉलिशमेंट, विडो रिमैरिज, ये सब उद्देश्य था जो ये प्रार्थना समाज बनाया गया था आत्माराम पांडुरंग द्वारा। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी यानी 19th सेंचुरी में के उत्तरार्ध में न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? पूछ रहा है कि जो न्यू हिंदुइज्म, नव हिंदूवाद का कॉन्सेप्ट आया था, तो 19th सेंचुरी में उसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? कौन उसको लेड कर रहा था न्यू हिंदुइज्म का, नव हिंदूवाद के कॉन्सेप्ट को? आपके ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन रॉय। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो इसके बारे में पढ़ा ही होगा, और नहीं तो लगभग लोगों को पता होता है कि जो न्यू हिंदुइज्म था यानी नव हिंदूवाद, उसके प्रवर्तक जो थे वो स्वामी विवेकानंद को माना जाता था। क्योंकि आपको पता होगा कि 1893 में इन्होंने शिकागो में भाषण दिया था, शिकागो में, और वहाँ पे इन्होंने नव हिंदूवाद के बारे में जिक्र किया था। वहाँ पे इन्होंने जो भारत का गौरव है उसको बढ़ाया था, भारत के सम्मान को बढ़ाया था, लोगों को अपने भारत के प्रति आत्मसम्मान में वृद्धि की थी। और इन्होंने ही 97 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक। और स्वामी विवेकानंद को आप लोग ये जानते रहिए, इन्हें स्पिरिचुअल फादर भी कभी कभी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पिरिचुअल फादर। यानी स्पिरिचुअल फादर मतलब होता है क्या? आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है। स्पिरिचुअल फादर के नाम से भी जाना जाता है स्वामी विवेकानंद को। ठीक, स्पिरिचुअल फादर। और इनका एक फेमस कोट है, वो कभी कभी पूछ लेता है कि किसने कहा था। इन्होंने कहा था इफ़ देयर इज अ सिन एनीवेयर इट इज़ वीकनेस। उनके हिसाब से अगर कहीं भी कोई पाप है तो वो है कमजोरी, वीकनेस। उनका कहना ये था कि जैसे भारत के लोग क्या थे, पहले अपने आप को, जब डिस्कवरी ऑफ द पास्ट नहीं हुआ था, तो लोगों को भारत के प्रति जो था वो आत्मसम्मान नहीं था, भारत के प्रति सम्मान नहीं था। लेकिन जब इन्होंने भारत के जो पुरानी इतिहास रहा है, एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, उसकी गाथा गाई, तब लोगों को भारत के प्रति इतिहास और अपने अंदर जो पहले क्या होता था कि भारत के लोग अपने आप को कमज़ोर महसूस करते थे अंग्रेज़ों के आगे। जैसे एक थ्योरी अंग्रेज़ों ने लोगों के अंदर बैठा दी थी कि सोशल डार्विनिज्म एक थ्योरी थी कि जो अंग्रेज के लोग हैं वो नेचर के माध्यम से ही क्या है, ज़्यादा बड़े हैं, और जो इंडियन हैं वो क्या है, काले हैं, ये लोग क्या है, नीचे हैं। तो उस थ्योरी के तहत क्या हुआ था, लोगों के मन में क्या हुआ था, बैठ गया था कि हम भारतीय हैं, हम मतलब हम शोषित लोग हैं, हम निचले वर्ग के हैं। लेकिन जब इन्होंने भारत की जो इतिहास रहा है, वेदों का पुराना इतिहास रहा, उसकी गाथा गाई, तो लोगों के अंदर जो आत्मसम्मान था, अपने देश के प्रति गौरव, उसका बढ़ गया। इसलिए इन्हें स्पिरिचुअल फादर भी कहा जाता था। और इन्होंने 1893 में शिकागो में भाषण दिया था, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपनी सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। ठीक, तो इनके बारे में इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज, ये बहुत बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ये आप लोग जानते रहिए। आपके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, शिवनाथ शास्त्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ज्योतिबा फूले ने स्थापना की थी। किसकी? सत्य शोधक समाज की। और कब की थी? 1873 में। क्वेश्चन आया था 40th बीपीएससी प्री 1995 में। ज्योतिबा फूले जो थी एक माली के घर की थी। क्या थी? कहाँ की? माली के घर की। और इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया था। तो बिना ब्राह्मण का जो आंदोलन हो, मतलब एंटी ब्राह्मण आंदोलन की शुरुआत की थी ज्योतिबा फूले ने। और इनकी फेमस पुस्तक थी गुलामगिरी। क्या नाम था? गुलामगिरी। इनकी फेमस पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। तो ये भी पूछ सकता है कि गुलामगिरी किस समाज सुधारक की एक प्रसिद्ध किताब थी, फेमस बुक थी। तो आपको पता होना चाहिए
ये ज्योतिबा फूले की फेमस बुक थी गुलामगिरी। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? फिर देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। आपके ऑप्शन दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही जवाब है ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? उसमें पूछ रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय होम। ठीक, तो इसके ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिए। मैडम HP ब्लवात्स्की, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो सही जवाब है मैडम HP ब्लवात्स्की। मैडम HP ब्लवात्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, लेकिन अगर मैं एक ऑप्शन इसमें मैं फॉर एग्जांपल स्वामी विवेकानंद काट के 2 ऑप्शन बढ़ा देता हूँ। देख लीजिए आप लोग, मैं लिख देता हूँ एलकॉट, एक्लॉट। ठीक, एक ऑप्शन डी हो गया ये। और 5वां ऑप्शन दे देता हूँ मोर देन ऑफ द अबव, मोर देन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। ठीक, नन ऑफ द अबव। अब बताइए आप लोग ऑप्शन, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब इसका ऑप्शन जो आंसर जो है वो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों हो जाएगा? क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसकी स्थापना हुई थी उसको मैडम HP ब्लवात्स्की के साथ साथ एक्लॉट ने भी की थी। ठीक, देखिए आप लोग आगे देखिए। HP ब्लवात्स्की अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल एलकॉट के द्वारा भी, और साथ में और कौन था? विलियम क्वान जज भी थे, और अन्य लोगों ने मिलकर 1875 में इसकी स्थापना की थी। ठीक, तो 3 लोगों ने मिलकर किया था, एक मैडम HP ब्लवात्स्की, दूसरा कर्नल एलकॉट और विलियम क्वान जज। इन्होंने मिलकर 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर जो था वो अद्यार मद्रास में था। कहाँ पे था? अद्यार मद्रास में, भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए? थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम HP ब्लवात्स्की, एक्लॉट और क्वान जज ने मिलकर किया था। इसका हेडक्वार्टर भारत के अद्यार मद्रास में है। ठीक, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। ये देखिए जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। BPSC की 2021 में प्रधानाध्यापक की भर्ती हुई थी। प्रधानाध्यापक का जो एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 4 से 5 प्रश्न केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आया हुआ था। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जैसे पहली महिला कौन थी, पहली भारतीय महिला कौन थी, गांधी जी ने किसमें सम्मिलित हुए थे, सुभाष चंद्र बोस ने किसमें त्यागपत्र दे दिया था, राजेंद्र प्रसाद का पटना में कौन कौन सा हुआ है, बिहार के टोटल कितने हुए हैं, और कब स्थापना हुई थी, पहला नॉन हिंदू कौन था, पहला हिंदू कौन था, पहला पारसी कौन था, और आज़ादी के समय कौन था, आज़ादी के बाद कौन था, कहाँ पे हुआ था, 1919 के रिवोल्ट के बाद कहाँ हुआ था। इस टाइप जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मूवमेंट है उसको याद कर लीजिएगा। बाकी अगर नहीं होगा तो मैं एक जगह कवर करके सब लिख के आपको पढ़ा दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आपको आवश्यकता होगी तब, क्योंकि मेरे पास लिखा है एक जगह, ये सारी चीज़ एक जगह इकट्ठा है, कंसोलिडेटेड है। अगर आपको आवश्यकता होगी तो मैं उसको यहाँ आके पढ़ा दूंगा। ठीक, बात यह है कि क्वेश्चंस पे व्यू ज़्यादा जाते हैं और उस पर व्यू नहीं आते। कुछ पढ़ा दीजिए तो उस पर कोई देखता ही नहीं, तो इसलिए मैं पढ़ाना बंद कर दिया। अगर आपको आवश्यकता लगेगी, आप लोग कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब है श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक, अगर यही सेम क्वेश्चन पूछ लेता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन विमेन पूछ लेता, तब बताइए ऑप्शन, फर्स्ट इंडियन विमेन कौन थी? Who was the first Indian women president of Indian National Congress? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी वो पहली भारतीय महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी, और किस सेशन में थी? तो 1924 के कानपुर सेशन में ये क्या थी? अध्यक्ष थी। ठीक, और एनी बेसेंट के बारे में बात करूं तो ये भी पहली भारतीय नहीं, जो ओवरऑल फर्स्ट वीमेन थी, और ये कहाँ की मध्य पहली, मतलब कहाँ पे? कलकत्ता में हुआ था सेशन। ठीक, नेक्स्ट इज नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, देखिए क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन पूछा है तो देख लेते हैं कि नाई धोबी बंद हुआ था, सामाजिक बायकॉट हुआ था 1919 में। वो कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया, साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें निम्न जाति के लोगों को
उद्धार हो सके। जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जात के विरुद्ध उठाया गया कदम, निम्न जात ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। तो आपका सही जवाब है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? प्रतापगढ़ जिले में, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था आपका नाई धोबी बंद। ठीक, कब चलाया गया था? तो 1919 में चलाया गया था। ठीक, और इसमें जो प्रमुख भूमिका निभाई थी वो थे झिंगुरी सिंह। कौन? झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल। ठीक, और बाद में नए चेहरे के रूप में कौन उभरा था इस बंद में? बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र कहाँ के रहने वाले थे? आपको पता होना चाहिए। एक ब्राह्मण परिवार से थे और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। तो शुरुआत की थी झिंगुरी और दुर्गपाल ने, बाद में बाबा रामचंद्र एक प्रमुख चेहरे के रूप में निकले। बाबा रामचंद्र के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ से रहने वाले थे? तो ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे और एक ब्राह्मण परिवार के थे। ठीक, और 1920 के बाद मध्य में और उसके बाद ये प्रमुख जो है किसान चेहरे के रूप में उभरे और इन्होंने कई किसानों को संगठित किया, स्पेशली इन द अवध रीजन। ठीक, पंजाब भू हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित हुआ था। आपका ऑप्शन है 1850, 1895, 1900, 1905। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका सही जवाब है 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में आया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ मतलब बफर स्टेट से यहाँ है। बफर स्टेट की पॉलिसी जो है वो किसके द्वारा लाई गई थी? आपके ऑप्शन है वैरेन हेस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, लॉर्ड हेस्टिंग से। तो सही जवाब जो है आपका वो है वैरेन हेस्टिंग। कौन सा ऑप्शन सही है? वैरेन हेस्टिंग। आइए थोड़ा जान लेते हैं कि बफर स्टेट होता क्या है। बफर स्टेट में क्या होता है कि अपने राज्य की सीमाओं को बचाने के लिए, यानी उसको रक्षित करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए क्या होता है कि उसमें जो बगल वाले राज्य हैं उनकी सीमाओं की रक्षा की जाती है। जैसे मैं आपको एक चित्र बना के समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपका राज्य है। ठीक, अब क्या किया जाए कि जो बगल वाले राज्य हैं उनकी सीमाएं, जैसे मान लीजिए ये एक राज्य है, एक राज्य ये है, एक राज्य ये है, एक राज्य ये है, एक राज्य ये है। अगर अब अपने राज्य की सीमा को सुरक्षित करना है तो आप क्या करिए, अपने बगल वालों के साथ बफर स्टेट पॉलिसी साइन कर लीजिए। और इस बफर स्टेट पॉलिसी के तहत आप क्या कर सकते हैं कि जो बगल वाले राज्य हैं इनकी सीमाओं को आप सुरक्षित करिए। यहाँ पे अपनी सेना लगा दीजिए। जब आक्रमण होगा तो पहले यहाँ पे होगा। अगर ये राज्य सुरक्षित हो जाता है, आपकी सेनाएं पराजित कर ले जाती हैं, जो भी विरुद्ध में आपके सेना आक्रमण कर रही है, तो आपका ऑटोमेटिक जो राज्य है, आपका जो कंपनी वाला राज्य है, वो कहाँ ऑटोमेटिक वो सुरक्षित रहेगा, ये अंदर वाला, क्योंकि आगे जो है बफर के रूप में काम करेगा कौन से? बगल वाले राज्य। तो ब्रिटिश की ये पॉलिसी थी कि कंपनी वाले स्टेट को सुरक्षित करने के लिए वो बगल वाले राज्यों के साथ बफर स्टेट पॉलिसी साइन करते थे, ताकि वहाँ पे अपनी सेना भेज देते थे कि वहीं पे ही जो विरुद्ध में आक्रमण हो रहे हैं उसको समाप्त कर दिया जाए और उनके तक विरुद्ध जो आक्रमण है वो पहुँच ना पाए। तो इसी को बोलते थे हम लोग बफर स्टेट पॉलिसी, जो लाई गई थी वैरेन हेस्टिंग के तहत। ठीक, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कब किया गया था बंगाल में? तो सबसे पहले बता दीजिए आप लोग, मैंने पढ़ाया है कि बंगाल में द्वैध शासन यानी डायरकी जिसे बोलते हैं, किसके द्वारा लाया गया था? तो डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, लॉर्ड क्लाइव के जिसे बोलते हैं, जो कि प्लासी के युद्ध में नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजी सेना का। ठीक, तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका अंत किया गया था। आपके ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वैरेन हेस्टिंग। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है वैरेन हेस्टिंग द्वारा इसका अंत किया गया था 1772 में। कब किया गया था? 1772 में डायरकी का अंत किया गया था। आप दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा डायरकी होती क्या है, द्वैध प्रणाली जो है वो होती क्या है? तो डायरकी के अंदर क्या होता था कि जो कार्य थे वो दो तरीकों से बटा हुआ था। एक था, देखिए, जिसे बोलते थे निजामत फंक्शन, और दूसरा था दीवानी राइट। अब दीवानी राइट क्या होता था? अंग्रेजों के पास होता था, और निजामत फंक्शन जो है नवाबों के पास होता था। यानी जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कोई कार्य है, वो करने का जो अधिकार है वो किसी ए अधिकारी के पास है, ए, और टैक्स वसूलने का, ट्रेड करने का वी के पास है। यानी जो आपसे टैक्स लिया जा रहा है वो
किसी गवर्नमेंट के पास, बी अधिकारी के पास जा रहा है, और बी अधिकारी या कह दीजिए पूरा बी सिस्टम के पास ही जा रहा है, अधिकारी छोड़िए बी सिस्टम के पास ही। मीन्स मैं एक जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि टैक्स जो वसूल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल रही है, और कार्य जो करने का अधिकार है वो स्टेट के पास है। अब आप अपने ग्रीवांसेस को, मतलब अपने प्रॉब्लम्स को लेकर स्टेट के पास पहुंचते हैं, जिसका फंक्शन है निजामत। निजामत मतलब आपकी समस्याओं का देखना, पूरा संचालन करना, सारी व्यवस्थाएं आपको उपलब्ध कराना। वहाँ आप पहुँचते हैं कि मुझे ये समस्या है या मुझे ये व्यवस्था चाहिए, सड़क बनवानी है, मेरी रोड पे नहीं है, और वहाँ ये आपसे कह दिया था नहीं मैं, हाँ यहाँ, लेकिन जो आपसे टैक्स लिया गया है वो किसके द्वारा लिया गया है, बी द्वारा। तो ये तो सीधे हाथ, ये जो है पल्ला हाथ झाड़ देगा ना, भैया मेरे पास तो टैक्स आ ही नहीं रहा है, सारा मजा तो बी मार रहा है, और जो काम है वो मुझको करना पड़ रहा है। तो वही होता था कि निजामित फंक्शन क्या होता था, नवाब, मतलब सारी जिम्मेदारियां नवाब के पास होती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जो सारा कलेक्शन होता था, जो सारा फायदा होता था, वो कौन करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो लोग जब अपनी शिकायत लेकर निजाम के पास या उनके पास पहुंचते थे, तो निजाम के पास पावर ही नहीं थी पूरा उसको अंडर कंट्रोल करने की, क्योंकि सारा दीवानी राइट किसके पास था, उनके पास। तो ये कहने का मतलब एक प्रकार से शोषण ही था यहाँ के लोगों का। ठीक, 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के कहा भारतीय संघ, भारत संज्ञा की संस्थापक कौन थे। ठीक, आपके ऑप्शन है दादा भाई नरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एओ होम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। तो इसका सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक, अब ई ऑप्शन अगर मान लीजिए बीपीएससी को देना होगा तो एक ऑप्शन और लिख देगा। मान लीजिए मैं बाल गंगाधर तिलक काट देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आपका आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। ठीक, और ई ऑप्शन अब आपका है मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो अब इसका सही जवाब हो जाएगा ई। क्यों? क्योंकि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ साथ आनंद मोहन दास बोस ने भी मिलकर की थी इन 1876। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे की थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कलकत्ता में की थी। ठीक, और इसी ऑर्गेनाइजेशन को कांग्रेस के पूर्व का एक प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था, फेमस ऑर्गेनाइजेशन, मेन ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था। और इसका उद्देश्य क्या था, तो जो सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में है उसमें सुधार लाना तथा इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया था। तो इल्बर्ट बिल को लेकर और सिविल सर्विस रिफॉर्म के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना था, ये क्या करता था, आंदोलन करता था। नेक्स्ट, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, अरविंद घोष। तो आपका सही ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व प्रमुख संस्था कौन थी, तो मैंने अभी आपको बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले जो प्रमुख संस्था थी वही है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, व्हिच वाज फाउंड बाय आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एंड हुज गोल वाज टू रिफॉर्म सिविल सर्विसेज एंड इल्बर्ट बिल। ठीक, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, और इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। देखिए क्वेश्चन कई बार आया हुआ। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, वर्ष पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है 1865, 1867, 85 और 87 में। तो सही जवाब है 1885। कहाँ हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास धाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी, और ये कॉलेज स्थित है बॉम्बे में। ठीक, और किसके द्वारा कराई गई थी, तो एओ होम के द्वारा कराई गई थी। ये पहले इसके जनरल सेक्रेटरी थे। क्या थे, जनरल सेक्रेटरी, अधिवेशन के अध्यक्ष। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो वोमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे, वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, और आपको ये भी मैं बता दूं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले इसकी स्थापना कहाँ पे होना संभावित थी। तो इसकी पहले स्थापना सेलेक्ट किया गया था पुणे होने में, पुणे को चॉइस किया गया था, लेकिन वहाँ फैल गया प्लेग। प्लेग फैलने के कारण इसकी जगह को चेंज करना पड़ा और इसकी स्थापना हुई गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, कहाँ पे, बॉम्बे में। ठीक, और फर्स्ट सेक्रेटरी एओ होम, फर्स्ट प्रेसिडेंट उमेश चंद्र बनर्जी, सेकंड प्रेसिडेंट दादा भाई नरोजी। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो मैंने आपको बताया एओ होम द्वारा की गई थी। ठीक, 1884 में इसका पहले नाम रखा गया था इंडियन नेशनल यूनियन। क्या नाम था, इंडियन नेशनल यूनियन, लेकिन दादा भाई नरोजी के रिकमेंडेशन की वजह से इसका नाम चेंज कर दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस।
दादा भाई नौरोजी के रिकमेंडेशन से। ठीक, अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। फर्स्ट सेशन मैंने बताया कहाँ हुआ, बॉम्बे में हुआ, और कौन इसके प्रेसिडेंट थे, तो WC बनर्जी थे। सेकेंड सेशन कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। कौन प्रेसिडेंट थे, दादा भाई नौरोजी। थर्ड सेशन कहाँ हुआ था, तो थर्ड सेशन हुआ था आपका मद्रास में। कौन प्रेसिडेंट थे, बदरुद्दीन तैयब जी। फोर्थ सेशन कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूल थे। ठीक ठीक, अब एक इन्फॉर्मेशन आपको बता दे रहा हूँ। जो फर्स्ट सेशन हुआ था बॉम्बे में हुआ था, पूछ सकता है पहले कांग्रेस के अध्यक्ष तो WC बनर्जी। सेकेंड सेशन जो, या पूछ सकता है कलकत्ता सेशन के पहले जो कौन थे अध्यक्ष, तो दादा भाई नौरोजी। या पूछ सकता है फर्स्ट नॉन हिंदू, देखिए दादा भाई नौरोजी हिंदू नहीं पारसी थे, तो एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि फर्स्ट नॉन हिंदू, तो दादा भाई नौरोजी होंगे। तो आप लोग जल्दी में बदरुद्दीन तैयब जी मत मार दीजिए, क्योंकि ये दिमाग में बैठा रहता है फर्स्ट नॉन हिंदू अच्छा मुस्लिम, तो आप बदरुद्दीन तैयब जी लगा देंगे। लेकिन फर्स्ट नॉन हिंदू जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे, कलकत्ता में हुआ था। और थर्ड जो हुआ था मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी, जो फर्स्ट मुस्लिम और सेकेंड नॉन हिंदू थे। और फोर्थ जो है वो इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूल थे, और वो फर्स्ट नॉन इंडियन थे जो इसके क्या थे, प्रेसिडेंट। पहली महिला एन्नी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू 1924 में। ठीक, और कहाँ पे, कलकत्ता में। एन्नी बेसेंट सरोजनी नायडू कानपुर में, और एन्नी बेसेंट कलकत्ता में। गांधी जी 1924 बेलगांव में। सुभाष चंद्र बोस पूछता है तो हरिहरापुरा 1938, और त्रिपुरी 1939। किस में रिजाइन किया था, 1939, जिसे त्रिपुरी क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता था। बिहार में टोटल कितने हुए हैं, तो 3 हुए हैं। एक पटना में, एक गया में, एक रामगढ़ में। रामगढ़ आज कहाँ है, झारखंड में है। ठीक, पटना, गया, और ये 1915 में हुआ है, ये 1923 में हुआ था, और 22 में हुआ था या 23 में, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं याद आ रहा है, 22 या 23 में। और रामगढ़ हुआ था 1940 में। ठीक, 1900 गया सेशन हुआ था 1922 में सर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ये आपको भी बेसिक इन्फॉर्मेशन ए.यू. होम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता, मिलिट्री कमांडर थे। तो आपको पता होगा ए.यू. होम क्या थे, एक असैनिक सेवक थे, मतलब रिटायर हो गए थे। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, प्रथम अधिवेशन आपको मैंने बताया भी कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था।